नमस्कार बच्चों, मैं इला कुलश्रेष्ठ राजस्थान सरकार और वेदांता की CSR इनिशिएटिव की कक्षा में आपका स्वागत करती हूं, जिसके टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। आज हम विज्ञान के 15th चैप्टर पृथ्वी की संरचना का भाग 4 शुरू करेंगे, जिसमें हम इस पाठ के महत्वपूर्ण बिंदुओं को एक नज़र से देखेंगे। ठीक है बच्चों, मैंने आपको कई बार ये वाली बात कही है कि जब भी हम पाठ कंप्लीट करें उसके बाद महत्वपूर्ण बिंदुओं को एक बार ज़रूर पढ़ना चाहिए, जिससे हमारा पाठ फिर से रिवाइज हो जाता है। तो हम महत्वपूर्ण बिंदु शुरू करें उससे पहले पिछली बार दिए गए 2 प्रश्नों को हल करेंगे। तो आप अपने उत्तर चेक करिएगा। पहला प्रश्न हमारा था बच्चों, हिमनद किसे कहते हैं? हिमनद किसे कहते हैं, ये पहला प्रश्न था आपका। तो इसका सही उत्तर आप किस प्रकार से लिखेंगे देख लीजिएगा और चेक करिए आपका कि आपका सही है या नहीं। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण बर्फ की पूरी मोटी परत धीरे धीरे नीचे खिसकने लगती है। यही बर्फ की परत के बहने को ही हम क्या कहते हैं? हिमनद या ग्लेशियर कहते हैं। ठीक है बच्चों, ये बर्फ की लिखा हुआ है, तो बर्फ अलग शब्द है और की अलग शब्द है, ये आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर हमारा उत्तर किस प्रकार से हमने लिखा, एक बार फिर से एक नजर डालते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण बर्फ की पूरी मोटी परत धीरे धीरे नीचे खिसकने लगती है। बर्फ की परत के बहने को ही हम क्या कहते हैं? हिमनद या ग्लेशियर कहते हैं। तो इस तरह से आपका उत्तर लिखा जाएगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट प्रश्न था आपका, ज्वार भाटा कब आता है? ज्वार भाटा कब आता है? कहाँ आता है? पहली बात तो समुद्र में आता है। और इसका उत्तर आप क्या लिखेंगे कब आता है का? कि ज्वार भाटा सूर्य और चंद्रमा के एक सीध में होने पर आता है। ऐसा होने पर समुद्री जल पर गुरुत्वाकर्षण बल बहुत बढ़ जाता है। इसके खिंचाव के कारण ही ज्वार भाटा उत्पन्न होता है। पढ़ाते समय मैंने आपको बताया था बच्चों कि ज्वार भाटा वैसे तो चंद्रमा की आकर्षण शक्ति के कारण भी आता है हमारे प्रतिदिनी, पर वृहद ज्वार जो बहुत ऊंची लहरें उठती हैं, तो वृहद ज्वार कब आता है? ज्वार भाटा मेन आता है जब सूर्य और चंद्रमा एक सीध में होते हैं, तब आता है। तो इसके उत्तर में हमें यही बात लिखनी है कि ज्वार भाटा सूर्य और चंद्रमा के एक सीध में होने पर आता है। ऐसा होने पर समुद्री जल पर गुरुत्वाकर्षण बल बहुत बढ़ जाता है और वो ऊपर की ओर खिंच जाता है। इसके खिंचाव के कारण ही ज्वार भाटा उत्पन्न होता है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आप दूसरे प्रश्न का उत्तर भी कंप्लीट करेंगे। अब हम आते हैं आज के टॉपिक यानी पाठ के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर। तो पहला महत्वपूर्ण बिंदु हमारा आएगा, विज्ञान की अनेक शाखाओं द्वारा जुटाए गए प्रमाणों से पता चलता है कि पृथ्वी का जन्म लगभग 4.5 अरब वर्ष पूर्व सौर नेबुला से हुआ था। ये क्या कह रहा है पहला बिंदु हमारा? कि पृथ्वी का जन्म 4.5 अरब वर्ष पहले किससे हुआ था? सौर नेबुला से। सौर नेबुला क्या है बच्चों? ये एक वो निहारिका है जिससे हमारा सौरमंडल बना है। जब इसमें विस्फोट हुआ तब सौरमंडल का निर्माण हुआ। तो ये सौर नेबुला का मतलब समझ गए होंगे, यानी पृथ्वी का निर्माण किससे हुआ है? सौर नेबुला से हुआ है। और कब? 4.5 अरब वर्ष पहले। ये आपसे पूछा जा सकता है किससे हुआ, कब हुआ। ये छोटे छोटे प्रश्न हैं जो आपको ध्यान में रखने होंगे बच्चों। सेकंड है हमारा, सूर्य से अलग होने के तुरंत बाद पृथ्वी उबलते हुए द्रव से बने गोले की तरह रही होगी। बिल्कुल आप सभी जानते हैं सूरज क्या है? आग का गोला। तो अगर उसमें से कोई खंड अलग होता है तो उसमें भी तो क्या होगा? गर्म होगा, आग होगी उसमें भी। तो वो यही कह रहा है कि वो भी पृथ्वी जब बनी होगी सूरज से, तो सबसे पहले उबलते हुए द्रव से बनी होगी। यानी उसके अंदर जो भी पदार्थ है वो क्या है? द्रव अवस्था में, पिघली हुई अवस्था में खौल रहा है। और उसी से ये गोले की तरह रही, यानी उसी से पृथ्वी क्या रही होगी? गर्म रही होगी। तो ये जो बात कह रहा है वो क्या कह रहा है कि सूर्य से अलग होने के तुरंत बाद पृथ्वी उबलते हुए द्रव से बने गोले की तरह रही होगी। पृथ्वी के बनने के बाद बहुत समय तक इसका अधिकांश भाग तरल ही बना रहा होगा। बिल्कुल, जब वहां इतनी गर्मी है तो गर्मी में तो चीज पिघल जाती है, तो वो पिघली हुई यानी द्रव अवस्था में ही रहा होगा। बहुत समय के बाद इसमें क्या हुए होंगे? परिवर्तन, जिससे स्थल जैसी यानी ठोस सतह का निर्माण हुआ होगा। नेक्स्ट हमारा आता है, पृथ्वी की संरचना परतों के रूप में है। जैसे प्याज के छिलके नहीं होते, प्याज में हम एक एक परत खोलते जाते हैं और अंदर निकलती जाती है प्याज, तो पृथ्वी भी परतों में बनी हुई संरचना है। हमने पढ़ा था इसकी 3 मुख्य परतें थी, याद आया कुछ? सबसे बाहरी क्रस्ट थी, फिर मेंटल, और सबसे अंदर क्या थी? क्रोड। और क्रोड 2 भागों में बटी थी।
याद है, अंदर वाला ठोस क्रोड था और बाहर वाला द्रव क्रोड था, ये हम लोगों ने पढ़ा था। हम इस बिंदु में देखते हैं क्या कह रहा है ये हमसे। पृथ्वी की संरचना परतों के रूप में है, जैसे प्याज के छिलके होते हैं। पृथ्वी के केंद्र से सतह की दूरी कितनी है? लगभग 6371 किलोमीटर, या हम इसको मील में व्यक्त करें तो हम क्या कहेंगे? 3959 मील। ये क्या है? पृथ्वी की त्रिज्या। इसको पृथ्वी की त्रिज्या के नाम से भी पूछा जा सकता है आपसे, या फिर आपसे ये भी पूछा जा सकता है, जैसे इस वाक्य में दे रखा है कि पृथ्वी के केंद्र से सतह तक की दूरी कितनी है। आपकी पुस्तक में बच्चों जो थोड़ा सा मान है उसका वो गलत दे रखा है, तो आप उसको यहाँ से उतार के करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है हमारा, पृथ्वी की ऊपरी परत या भूपर्पटी एक ठोस परत है। पृथ्वी की ऊपरी परत यानी जिस पे हम रहते हैं, यानी पहली परत जो है पृथ्वी की बाहरी परत जिसको कहा जा रहा है, वो कैसी है? एक ठोस परत है। इसे हम पृथ्वी की त्वचा भी मान सकते हैं। त्वचा क्या होती है? सबसे बाहरी परत। और पृथ्वी की सबसे बाहरी परत क्या है? मैंने आपको अभी बताया थोड़ी देर पहले, क्या है? भूपर्पटी। तो भूपर्पटी को हम पृथ्वी की त्वचा भी मान सकते हैं। भूपर्पटी की मोटाई सभी स्थानों पर एक समान नहीं है। ये तो आप खुद अपने आसपास भी देख सकते हैं कि पृथ्वी पर कहीं पहाड़ है, कहीं मैदान है, कहीं बहुत ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं, तो कहीं घाटियां हैं, कहीं पठार हैं। तो हर जगह पृथ्वी की ऊंचाई क्या है? अलग अलग है, यानी वो समतल नहीं है। तो यही कह रहा है कि भूपर्पटी की जो मोटाई है, यानी पृथ्वी की सबसे भारी परत की जो मोटाई है, वो हर जगह समान नहीं है। पृथ्वी के ठंडे होने पर भूपर्पटी विशाल चट्टान खंडों में बदल गई। यानी जब पृथ्वी ठंडी हो गई तो क्या हो गए? ये खंडों में विभक्त हो गई। किसके? चट्टानों के। यानी भूपर्पटी में विशाल चट्टान के खंड बन गए। इन विशाल चट्टान खंडों को ही हम क्या कहते हैं? विवर्तनिक प्लेटें कहते हैं। हमने पढ़ा था शुरू में, प्रारंभ में ये कैसी थी? जब पृथ्वी का निर्माण हो रहा था, एक पतली और एक इकाई के रूप में थी, पर बाद में जैसे जैसे ठंडी होती गई तो ये मोटी चट्टानों के टुकड़ों में खंडित हो गई, जिनको हम क्या कहते हैं? विवर्तनिक प्लेटें। और कितनी विवर्तनिक प्लेटें हैं बच्चों? 29 विवर्तनिक प्लेटें। नेक्स्ट आपका बिंदु आता है, पृथ्वी की दूसरी परत को मैंटल कहते हैं। यह सबसे मोटी परत है, यह गर्म पिघली चट्टानों से बनी हुई है। सेकंड परत यानी भूपर्पटी के अंदर वाली परत कौन सी कहलाती है? मैंटल। ये कैसी है? गाढ़े द्रव जैसी है। कैसी है? गाढ़े द्रव। ना तो ठोस है ना पूर्ण रूप से द्रव है। कैसी है? गाढ़े द्रव जैसी है, जिसमें बहुत सारा मैग्मा है। यानी यहाँ पे पिघले हुए रूप में चट्टानें या पदार्थ जो भी हैं वो कैसे हैं? पिघले हुए रूप में हैं, पर वो गाढ़े द्रव के रूप में हैं। इसलिए वो कह रहा है ये गर्म पिघली चट्टानों से बनी हुई है। अगला है, पृथ्वी का केंद्रीय भाग क्रोड। सबसे आंतरिक परत कौन सी थी? क्रोड। यही कह रहा है कि पृथ्वी का केंद्रीय भाग क्या है? क्रोड है, जो सबसे अधिक गर्म है। उसमें जो केंद्र वाला भाग है उसका टेम्परेचर कितना है? 7000 डिग्री सेंटीग्रेड। हम लोग 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे पानी को नहीं छू सकते हैं, तो सोचिए 7000 डिग्री सेंटीग्रेड कितना अधिक तापमान है जो पृथ्वी के केंद्र का है। तो जो केंद्रीय भाग क्रोड है उसका टेम्परेचर कितना है? 7000 डिग्री सेंटीग्रेड, जो सबसे अधिक गर्म है परतों में। और ये एक अनुमानित तापक्रम है, तो वो इसीलिए ये कह रहा है कि 7000 डिग्री सेंटीग्रेड होने का अनुमान है। पृथ्वी के क्रोड को दो भागों में बांटा गया है बच्चों। अंदर वाला क्रोड ठोस माना जाता है तथा ये शुद्ध लोहे का बना हुआ है। ये हमने बात की थी, अंदर का जो ठोस भाग है वो किसका बना हुआ है? शुद्ध लोहे का बना है। पर बहुत से वैज्ञानिक ये मानते हैं कि इसमें सोना और प्लेटिनम भी पाया जाता है, पर ये शुद्ध लोहे का बना है, ये हम इसमें अच्छी तरह समझ चुके हैं। और ये आपने पढ़ा था कि पृथ्वी में कौन सा तत्व सबसे अधिक है? लोहा। तो शुद्ध लोहे का बना तो क्रोड ही है, तो लोहा तो है ही वैसे भी सबसे अधिक। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, कई बार ये प्रश्न आपसे आ सकता है कि पृथ्वी का केंद्रीय भाग किसका बना हुआ है, या आंतरिक क्रोड किससे बना हुआ है, या किस तत्व से बना हुआ है। नेक्स्ट बिंदु आता है, पृथ्वी की सतह का लगभग 70% भाग जल से ढका है। यानी हमारी पृथ्वी की जो पूरी सतह है उस सतह का 70% भाग पे क्या है? जल है। यानी 70% भाग जल से ढका है, तथा बाकी 30% भाग क्या है? स्थल भाग है, जिस पर
मैदान भी हैं, पहाड़ भी हैं, पठार भी, घाटी भी, रेगिस्तान आदि सभी भाग दिखाई देते हैं। ऐसे कई प्रमाण मिले हैं जिससे कह सकते हैं कि पृथ्वी की सतह के जिस रूप से हम परिचित हैं सदा से वैसी ही नहीं रही है। हमने पढ़ा कि पहले पृथ्वी क्या थी, द्रव अवस्था में थी, फिर उसके बाद क्या हुआ, धीरे 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 ठंडी होती गई, ठोस होती गई, उसमें कुछ भाग अंदर की तरफ रह गया तो ऊष्मा के कारण वो अभी भी पिघला हुआ है। ये सब हमने पढ़ा है, ध्यान है बच्चों आपको। तो अब वो यही बात कह रहा है कि इतने सालों से, इतने अरबों वर्षों से पृथ्वी में निरंतर कोई ना कोई परिवर्तन चल रहा है, और जहां हम आज पठार देखते हैं हो सकता है वहां कभी नदी रही हो, या आप लोगों ने पढ़ा था हिमालय जहां आज हम देखते हैं वहां कभी टैथिस नामक समुद्र हुआ करता था। इसी तरह से राजस्थान में जो रेगिस्तान है वहां कभी सरस्वती नदी हुआ करती थी। तो इसका मतलब उनके ये सारी जो बातें हमने सुनी हैं इनके प्रमाण भी मौजूद हैं। इसलिए हम अच्छी तरह समझ चुके हैं कि जैसा हम पृथ्वी को आज देखते हैं वैसी पृथ्वी पहले नहीं थी, यानी पृथ्वी में परिवर्तन होता रहता है। वो यही कह रहा है कि ऐसे कई प्रमाण मिले हैं जिससे कह सकते हैं कि पृथ्वी की सतह के जिस रूप से हम परिचित हैं वो सदा से ऐसे नहीं थे। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है आपका, कई प्रकार की शक्तियां पृथ्वी की सतह को बदलने के लिए निरंतर कार्य करती हैं। हमने इस पाठ में पृथ्वी के ऊर्जा तंत्र वाला टॉपिक पढ़ा था, यानी हम पृथ्वी की शक्तियों के बारे में बात कर रहे थे। तो आपने पढ़ा था कि पृथ्वी की कई शक्तियां हैं जो पृथ्वी की आकृति को या पृथ्वी को बदलती रहती हैं, पृथ्वी की सतह को बदलती रहती हैं, और वही शक्तियां क्या कहलाती हैं, विवर्तनिक शक्तियां कहलाती हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे एक बार फिर से हम पढ़ते हैं, कई प्रकार की शक्तियां पृथ्वी की सतह को बदलने के लिए निरंतर कार्य करती हैं। इन्हीं शक्तियों को हम क्या कहते हैं, विवर्तनिक शक्तियां कहते हैं। विवर्तनिक शक्तियां दो प्रकार की होती हैं, आंतरिक विवर्तनिक शक्तियां तथा बाह्य विवर्तनिक शक्तियां। हमने दोनों ही रूपों के बारे में पढ़ा था। ध्यान आया आपको? कुछ आंतरिक के बारे में भी पढ़ा था जिसमें हमने क्या पढ़ा था, याद करिएगा, ज्वालामुखी, भूकंप, सुनामी के बारे में पढ़ा था। और बाह्य विवर्तनिक शक्तियों में हमने दो प्रकार के समूह पढ़े थे, अपक्षयण और अपर्दन वाले। ध्यान आया कुछ? तो यही बिंदु ये हमको बता रहा है। नेक्स्ट बिंदु हमारा आता है आंतरिक विवर्तनिक शक्तियों की उत्पत्ति पृथ्वी की सतह के नीचे गहराई में उपस्थित ताप, चट्टानों के फैलने सिकुड़ने व गर्म तरल पदार्थ मैग्मा के स्थानांतरण के कारण हुई है। यानी भूपर्पटी के नीचे जो मैग्मा है वो क्या है, गाढ़े द्रव के रूप में है, तो द्रव स्थिर तो रहता नहीं है, उसके चलने के कारण उस पर जो चट्टानें हैं, विवर्तनिक प्लेट्स हैं, उनके स्थानांतरण के कारण, इन सभी के कारणों से क्या हुई है, आंतरिक विवर्तनिक शक्तियों की उत्पत्ति होती है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है आपका, पृथ्वी के अंदर होने वाली हलचल के कारण धरती हिलने लगती है तथा भूपटल को फोड़कर धुआं, राख, वाष्प एवं गैसें बाहर निकलने लगती हैं। कई बार अति तप्त चट्टानें पिघलकर लावे के रूप में बाहर बहने लगती हैं, और इसे ही हम क्या कहते हैं, ज्वालामुखी कहते हैं। हमने अभी बात की आंतरिक विवर्तनिक शक्तियों की, तो उसका एक रूप यानी एक प्रकार क्या है, ज्वालामुखी भी है, जो किस कारण होता है, पृथ्वी के अंदर होने वाली हलचल का ही परिणाम है। हम यही बात आंतरिक विवर्तनिक शक्तियों में कह रहे थे कि ये सतह के नीचे गहराई में उपस्थित ताप, चट्टानों के स्थानांतरण और मैग्मा के कारण होती हैं, और इन्हीं का एक रूप क्या है, ज्वालामुखी है, जिसमें इसके अंदर मौजूद खनिज तत्व, लावा, राख, धुआं, ये सभी उछल के है ना पृथ्वी की सतह के ऊपर कोई दरार या छिद्र से बाहर आता है। नेक्स्ट है आपका भूकंप। शब्द का अर्थ भू सतह के कंपन से है। भूकंप किसको कहते हैं, भूमि की सतह पर होने वाले कंपन। कंपन होने के कारण भूगर्भ में होने वाली कोई हलचल होती है। ये जो कंपन होते हैं जिसको हम भूकंप कह रहे हैं वो क्यों होते हैं, भूगर्भ में होने वाली किसी हलचल के कारण होते हैं। हमने अच्छी तरह पढ़ा था कि भूमि की सतह के नीचे जब भी प्लेट्स स्थानांतरित होती हैं या उनके बीच में कोई क्रिया होती है, उसके फलस्वरूप कंपन उत्पन्न होते हैं और वो पृथ्वी की सतह पर महसूस किए जाते हैं। वर्तमान में प्लेट विवर्तन सिद्धांत के आधार पर भूकंप की व्याख्या की जाती है।
यानी आज जो हम भूकंप के बारे में परिभाषित करते हैं या भूकंप की व्याख्या करते हैं वो किस सिद्धांत पर है? प्लेट विवर्तन सिद्धांत। नेक्स्ट है आपका, सुनामी के कारण समुद्र में उच्च ऊर्जा वाली लहरें उठती हैं। ये लहरें तटीय क्षेत्रों में बाहरी नुकसान पहुंचाती हैं। सुनामी जापानी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ भूकंपीय सागरीय लहर से है। सुनामी, ये शब्द भी आपने कई बार सुना होगा बच्चों। सुनामी जब समुद्र तल पे भूकंप आता है और वो भी कितने रिक्टर का? 7 रिक्टर से अधिक का भूकंप आता है, तब सुनामी जैसी लहरें उठती हैं और ये बहुत बड़ा विनाश लाती हैं किनारों की तरफ, अपने साथ बहुत अधिक बहा के लाती हैं चीज़ों को और वो अंदर तक प्रहार करती हैं। इससे जो हमारी अचल संपत्ति है वो सारी क्या हो जाती है? नष्ट हो जाती है। और एक समय था कि जान माल की भी हानि होती थी, वृक्ष, मनुष्य, जानवर सभी क्या हो जाते थे? नष्ट हो जाते थे, मृत्यु होती थी। ठीक है, तो ये जो बात कह रहा है कि सुनामी क्या है और कैसे उठती है, ये हम इस बिंदु में देख रहे हैं। और ये किस भाषा का शब्द है? जापानी भाषा का शब्द। ये भी आपसे पूछा जा सकता है सुनामी किस भाषा का शब्द है और इसका क्या अर्थ है? तो जापानी भाषा का शब्द है और इसका अर्थ क्या है? भूकंपीय सागरीय लहर। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है आपका, पृथ्वी के धरातल पर 2 प्रकार की शक्तियां हर वक्त कार्य करती हैं। वो कौन सी 2 प्रकार की हैं बच्चों? आप लोगों ने पढ़ी थी, आप याद करिएगा। एक तो सृजनात्मक और एक है विनाशात्मक। पढ़ी थी आप लोगों ने। तो सृजनात्मक जो होती हैं वो हमेशा पृथ्वी पर किसी न किसी नए रूप का निर्माण करती हैं, जैसे पर्वत। पर जो विनाशात्मक वाला समूह है वो क्या करता है? सृजनात्मक के द्वारा बने हुई संरचनाओं का विनाश करता है या उनको नष्ट करने का कार्य करता है। तो ये बिंदु यही कह रहा है कि पृथ्वी के धरातल पर 2 प्रकार की शक्तियां हर समय कार्य करती हैं। शक्तियों का एक समूह धरातल पर नए रूप जैसे पर्वत आदि को बनाने में सहयोग करता है, मगर दूसरा समूह नए रूप पर्वत आदि का विनाश करना प्रारंभ कर देता है। नेक्स्ट बच्चों, प्रथम वर्ग की बाह्य विवर्तनिक शक्तियों को अपक्षय या अपक्षयण की शक्तियां कहते हैं। आप लोगों ने विवर्तनिक शक्तियों में आंतरिक और बाह्य दोनों के बारे में पढ़ा था। तो यहाँ बाह्य की बात हो रही है। बाह्य विवर्तनिक शक्तियां भी आपकी 2 प्रकार की थी। उसमें पहली कौन सी थी, यानी पहला रूप कौन सा था उनका या पहला समूह कौन सा था? अपक्षयण की शक्तियां। और दूसरा रूप था अपर्दन की शक्तियां। तो ये जो सेंटेंस है वो ये कह रहा है कि विवर्तनिक जो बाह्य विवर्तनिक शक्तियां हैं वो अपक्षय या अपक्षयण की शक्तियां कहते हैं। बाह्य विवर्तनिक शक्तियों का कौन सा समूह है? प्रथम, यानी प्रथम वर्ग को अपक्षयण की शक्तियां कहा जाता है बाह्य विवर्तनिक शक्तियों के। ठीक है, दूसरे प्रकार की अर्थात गति से कार्य करने वाली जो शक्तियां हैं इनको हम क्या कहते हैं? अपर्दन की शक्तियां कहते हैं। फिर से सोचिएगा कि हमने इस चीज को पढ़ा था या नहीं पढ़ा था। बाह्य विवर्तनिक शक्तियां 2 प्रकार की हैं, अपक्षयण की और अपर्दन की शक्तियां। तो अपक्षयण की शक्तियां जिसमें हमने क्या क्या पढ़ा था, आपको याद आ रहा है कुछ? हमने जैविक कारक से या रासायनिक प्रक्रियाओं के द्वारा या यांत्रिक शक्तियों के द्वारा अपक्षयण की शक्तियों के बारे में पढ़ा था। और अपर्दन के अंदर हमने क्या क्या पढ़ा था? बहने वाली वायु, बहने वाला जल, हिमनद, समुद्री धारा, इन सब के बारे में पढ़ा था। तो यही कह रहा है कि प्रथम वर्ग की बाह्य विवर्तनिक शक्तियों को अपक्षयण की शक्तियां कहते हैं तथा दूसरे प्रकार की अर्थात गति से कार्य करने वाली जो हैं उनको हम क्या कहते हैं? अपर्दन की शक्तियां कहते हैं। रिवाइज हो रहा है या नहीं बच्चों आपका पाठ? हम एक एक बिंदु पढ़ रहे हैं तो हमें याद आ रहा है कि हमने पाठ में क्या क्या इस बिंदु के अंतर्गत पढ़ा था। नेक्स्ट है आपका सूर्य की गर्मी, वर्षा, पाला, वायु। क्या क्या पढ़ रहे हो? सूरज की गर्मी, सूरज है, गर्मी पड़ती है। वर्षा होती है, पाला, पाला भी पड़ता है जब अधिक सर्दी होती है तब। इसी तरह से वायु भौतिक रूप से चट्टानों को तोड़ती रहती हैं। हमने अपक्षयण की शक्तियों में ये चीज़ पढ़ी थी, यांत्रिक शक्ति के बारे में पढ़ा था ना, या यांत्रिक अपक्षय के बारे में पढ़ा था जिसको हम भौतिक अपक्षय भी कहते हैं। तो उसमें क्या था? सूर्य की गर्मी, वर्षा, पाला, वायु, इस तरह के जो कारक हैं वायुमंडलीय, ये क्या करते हैं? चट्टानों को तोड़ते रहते हैं। प्रकृति में चलती रहने वाली रासायनिक क्रियाएं जैसे ऑक्सीकरण, कार्बोनेटीकरण, जल के अणुओं का मिलना या विलयीकरण, ये सब क्या करते हैं? चट्टानों को कमजोर करते हैं और उसके अपक्षयण में क्या करते हैं? मदद करते हैं। ठीक है बच्चों,
वायु, जल व बर्फ पृथ्वी पर पाए जाने वाले 3 ऐसे पदार्थ हैं जो बहुत बड़ी मात्रा में एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर बहते रहते हैं। कौन कौन से? वायु, जल और बर्फ। ये हमने किसके अंतर्गत पढ़े थे? अपरदन की शक्तियों के अंतर्गत। दूसरा जो समूह था उसके अंदर हमने पढ़े थे क्या? एक तो बहता जल, बहती वायु जिसको पवन कहते हैं, और ग्लेशियर्स के बारे में। तो ये वही बात कह रहा है कि वायु, जल और बर्फ पृथ्वी पर पाए जाने वाले 3 ऐसे समूह हैं या ऐसे पदार्थ हैं जो बहुत बड़ी मात्रा में एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होते रहते हैं। इसके बहाव में अत्यधिक शक्ति होती है, इस कारण इनके मार्ग में आने वाली बड़ी से बड़ी संरचनाएं भी टूटकर बह जाती हैं या बहती चली जाती हैं। जब भी चक्रवात आते हैं तो तटीय प्रदेशों पर बहुत तबाही होती है। इसी तरह से ग्लेशियर्स जब आते हैं, खिसक के आते हैं, तो अपने रास्ते में आने वाली बड़ी से बड़ी संरचनाओं को तोड़ देते हैं। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी थी। तो यहाँ पे यही बात बताई जा रही है आपको बच्चों कि इसके बहाव में अत्यधिक शक्ति होती है, इस कारण मार्ग के आने वाली सभी चीज़ों को ये क्या कर देते हैं? चकनाचूर कर देते हैं। नेक्स्ट है बच्चों आपका, अधिक दाब वाले स्थान से वायु कम दाब वाले स्थान की ओर बहने लगती है। हवा बहती है तो हम क्या कहते हैं? पवन कहते हैं। और उसका क्या कारण होता है? वायु दाब में अंतर। तो कैसे बहती है हवा? अधिक वायु दाब वाले स्थान से कम वायु दाब वाले स्थान की ओर बहती है, और बहती हवा को ही हम क्या कहते हैं? पवन कहते हैं। भूमि पर हवाओं की दिशा सदा समान नहीं रहती, ये ऋतुओं के अनुसार बदलती रहती है। चक्रवात में हवाएं सीधी नहीं चलकर एक वृत्ताकार पथ पर केंद्रीय बिंदु की ओर बढ़ती जाती हैं। चक्रवात में हवाएं कैसी होती हैं? इस तरह से घूमती जाती हैं। हम लोगों ने पढ़ा था ये चीज। तो क्यों? क्योंकि वहां पे केंद्र में वायुदाब कम होता है, तो हवाएं केंद्र की ओर मुड़ती चली जाती हैं। केंद्र पर वायुदाब कम हो जाने के कारण ही ऐसा होता है। ये पूछा जा सकता है आपसे, चक्रवात क्यों आते हैं? तो आप बताएंगे केंद्र पर वायुदाब कम होने के कारण चक्रवात आते हैं, जिसमें हवाएं वृत्ताकार पथ पर केंद्रीय बिंदु की ओर बढ़ती चली जाती हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है आपका, नदी का महत्व उसमें बहने वाले पानी पर निर्भर करता है। यहाँ बहते हुए पानी की बात हो रही है, तो जिसको हम नदी भी मान सकते हैं। तो बहता हुआ जो पानी है यानी नदी जो है, उसका महत्व उसमें बहते हुए वाले पानी पर निर्भर करता है। मानव सभ्यता के विकास में नदियों का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। यह आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा है बच्चों कि कोई भी सभ्यता जो विकसित हुई है वो हमेशा कहाँ विकसित हुई है? नदी के किनारे। जैसे हड़प्पा सभ्यता थी, वो भी नदी के किनारे हुई। ऐसे नील नदी के किनारे भी सभ्यता विकसित हुई थी। तो ये जो सभ्यताएं जो भी हैं वो हमेशा नदी के किनारे होती हैं, क्योंकि नदी जो होती है या जल जो होता है उससे मनुष्य के जीवन में बहुत लाभ पहुंचता है। उपजाऊ मिट्टी जो खेती के लिए भी फायदेमंद है, पानी की व्यवस्था, यानी विभिन्न प्रकार का जो भी ज़रूरतें हैं वो नदी से पूरी होती हैं, और उसके आसपास का जो क्षेत्र होता है उससे पूरी होती हैं। तो इसलिए ये कहा जा रहा है कि मानव सभ्यता के विकास में नदियों का महत्वपूर्ण स्थान है। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण बर्फ की पूरी परत धीरे धीरे नीचे की ओर खिसकने लगती है। इसे हम क्या कहते हैं? हिमनद या ग्लेशियर कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? एक बार याद करिएगा इसको या ध्यान दीजिएगा इस पे। हिमनद या ग्लेशियर कहते हैं। किसको कहेंगे हिमनद या ग्लेशियर को? जब बर्फ की बड़ी बड़ी चट्टानें या मोटी मोटी परतें धीरे धीरे नीचे खिसकने लग जाती हैं तो उसको हिमनद या क्या कहते हैं? ग्लेशियर्स कहते हैं। समुद्री धाराओं को, समुद्री धाराएं जो समुद्र में नीचे बहने वाली नदी कहलाती है एक प्रकार से, तो समुद्री धाराओं को समुद्र में बहने वाली नदी भी कहा जा सकता है, क्योंकि वो निरंतर बहती रहती हैं। इनमें एक निश्चित दिशा में जल निरंतर बहता रहता है, और कहीं समुद्री धाराओं में गर्म जल बहता है तो कहीं पर ठंडा जल बहता है। यानी ठंडी समुद्री धाराएं, जल धाराएं भी होती हैं और गर्म समुद्री जल धाराएं भी होती हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है, ज्वार भाटे के रूप में भी समुद्र जल में बड़ी मात्रा में शक्ति का संचार होता है। ज्वार भाटा
किसके कारण आता है? चंद्रमा की आकर्षण शक्ति के कारण आता है। सूर्य और चंद्रमा जब एक ही सीध में होते हैं तो वृद्ध ज्वार आता है, हमने पढ़ा था ये चीज। तो वो यही कह रहा है कि ज्वार भाटे के रूप में भी समुद्र जल में बड़ी मात्रा में शक्ति का संचार होता है, उसमें लहरें कितनी ऊंची उठ जाती हैं। तो किसी भी चीज की गति के लिए ऊर्जा चाहिए, तो इतनी ऊंची लहरें उठ रही हैं तो उसमें बहुत अधिक शक्ति या ऊर्जा होती है। ज्वार भाटा सूर्य और चंद्रमा के एक सीध में होने पर आता है। समुद्री जल पर गुरुत्वाकर्षण बल बढ़ जाने के कारण ज्वार भाटा उत्पन्न होता है। भाई चंद्रमा अपनी गुरुत्वाकर्षण शक्ति से समुद्री जल को खींचता है, इसलिए लहरें ऊपर उठती हैं। या जल का स्तर जो होता है समुद्र में वो ऊपर बढ़ जाता है, जिसको ज्वार कहते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, तो ये थे हमारे इस पाठ के सभी महत्वपूर्ण बिंदु। आपने इनको पढ़ा तो आपको एक बार पाठ रिवाइज हो गया होगा। इसको हम यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद बच्चों।